हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट सेक्शन में हम लोग एंटीजेंस के बारे में पढ़ा था, तो इस सेक्शन में हम लोग एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में जो है एंटीबॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे आता है कि जो पर्टिकुलर एंटीबॉडी होते हैं, जैसे IgA है, IgG है, IgM है, IgE है, IgD है, इनके बारे में अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है कि IgA के बारे में लिखिए या IgM या IgG के बारे में लिखिए। तो ज़्यादातर इन्हीं एंटीबॉडीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो हम लोग एंटीबॉडीज़ का एक ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं, ताकि कोई भी एंटीबॉडी अगर आपके एग्ज़ाम्स में आए तो उसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंटीबॉडी के डिफिनेशन से। तो एंटीबॉडी क्या होता है? मैंने आपको एंटीजेंस के बारे में बताया था कि एंटीजन क्या होते हैं, जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराते हैं। जब बॉडी में आया तो वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराते हैं। तो उसी तरह से अगर एंटीबॉडी के बारे में अगर पूछा गया तो एंटीबॉडी क्या है? ऐसे सब्सटेंस हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। किसके रिस्पॉन्स में बनता है? फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन, राइट। एंटीजन क्या फॉर्मेशन कराएगा? एंटीबॉडी का। मतलब एंटीबॉडी ऐसे सब्सटेंस है जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनता है, और ये हमें क्या करता है? बॉडी जो है प्रोटेक्ट कर, ये एंटीबॉडी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए। तो एंटीबॉडीज आर प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड प्रेजेंट इन द सीरम। ओके, तो ये हमारे एंटीबॉडीज हैं। अब अगर इसकी बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी स्ट्रक्चर को देखने से पहले हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि कौन कौन से एंटीबॉडीज़ हैं मेनली हमारे बॉडी में। तो कौन कौन से एंटीबॉडी हैं हमारे बॉडी में? तो एक है आपका IgA एंटीबॉडी, उसके बाद है IgG एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी, IgD एंटीबॉडी एंड IgE एंटीबॉडी। ये 5 टाइप के एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, राइट। 5 टाइप्स। ओके, इसकी स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर को समझ के हम लोग जो है ना सारे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। तो पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात कर लें कि एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर फ्रेंड्स क्या होती है? कुछ इस तरह से होती है। मैं भी यहाँ बना ले रहा हूँ। ये है एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है एंटीबॉडी की। तो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ है? देखिए, इस स्ट्रक्चर में एक तो आप देख रहे हैं लॉन्ग चेन, या इसको हम लोग बोलते हैं हेवी चेन। क्या है ये? दिस वन इज द हेवी चेन, हेवी चेन। और एक क्या है? ये है लाइट चेन, ये लाइट चेन है। शॉर्ट चेन मैंने बनाया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लाइट चेन बोलते हैं। अब इस हेवी चेन में जो टर्मिनल्स होती है, इस हेवी चेन को या तो हम लोग H चेन से भी डिनोट कर सकते हैं, और लाइट चेन को L चेन से भी डिनोट करते हैं। दिस हेवी चेन हैज़ COOH टर्मिनल। क्या होते हैं? कार्बोक्सी टर्मिनल। इसमें क्या होते हैं? कार्बोक्सी टर्मिनल होते हैं। अगर लाइट चेन की बात करें, इट हैज़ NH2 और अमाइनो टर्मिनल। ओके, और ये दोनों लाइट चेन और हेवी चेन आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं? विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। हेवी चेन और लाइट चेन आपस में कनेक्टेड होते हैं फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, राइट। अगर आगे और बात करें, इस लाइट चेन और हेवी चेन में 2 पार्ट्स होते हैं। क्या 2 पार्ट्स होते हैं? एक तो होते हैं वेरिएबल पार्ट या वेरिएबल रीजन, और एक होता है कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल, ये अगर ये वाली पार्ट की बात करें,
दोनों चेन में, किसमें, लाइट चेन और हेवी चेन में, जो ऊपर की ये पार्ट है, ये कौन सी पार्ट है, दिस इज वेरिएबल पार्ट और दिस वन इज नोन एज वेरिएबल रीजन, और ये इसकी क्या होती है, जो नीचे वाली पार्ट है ये कांस्टेंट रीजन है, कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये वेरी करती है, मतलब जो भी एंटीजन आता है उसके रिस्पॉन्स में ये वेरिएबल रीजन काम करती है, और इस वेरिएबल रीजन में क्या आके बाइंड करता है, एंटीजन आके बाइंड करता है। मान लिए ये एंटीजन है, तो इसमें ये मान लिए एंटीजन है, तो ये एंटीजन, अगर ये एंटीजन है Ag, तो ये एंटीजन बाइंड किस पे आके करेगा, वेरिएबल रीजन में बाइंड करेगा। मतलब इस वेरिएबल रीजन में, इस वेरिएबल में क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, एंटीजन की बाइंडिंग साइट होता है, राइट। द एंटीजन बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट इन द वेरिएबल रीजन। और कांस्टेंट रीजन में कुछ चीज़ें होती है जो अदर बायोलॉजिकल फंक्शंस को करती है। क्या, अदर बायोलॉजिकल फंक्शंस, अदर बायोलॉजिकल फंक्शंस लाइक हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन, लाइक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन, ये किस में होती है, कांस्टेंट रीजन में होती है। अभी फ्रेंड्स इसमें और बात करेंगे थोड़ा डिटेल से वेरिएबल चेन और कांस्टेंट, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन के बारे में, कि इसमें जो है कुछ डोमेन्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन डोमेन्स, जो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग प्रेजेंट होती है और उसका अलग अलग फंक्शन है। तो ये मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन, दैट द एंटीबॉडी हैज़ टू चेन, one is light chain, other one is the heavy chain. The light chain has amino terminal and heavy chain has carboxy terminal, whereas if we talk about the light chain and heavy chain, in the upper portion it has variable region, that means it has the antigen binding site, and अगर बात करें नीचे की तो उसमें क्या है, कांस्टेंट रीजन है, क्या है, कांस्टेंट रीजन है, कुछ कांस्टेंट रीजन है, तो ये वेरिएबल रीजन है, ये इसका कांस्टेंट रीजन है, राइट फ्रेंड्स। अब आगे और बात करते हैं, जो हमने एंटीबॉडी लिखा है IgA, IgM, IgE, IgG एंड IgD, कि क्या ये सारे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर सेम होता है, तो जवाब आएगा नहीं। क्यों, जब तो ऐसे एंटीबॉडी जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जो मैंने यहाँ पे बनाया था, क्या बनाया था मैंने, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाया था। इसमें क्या था, दो यूनिट थी, लाइट चेन थे और हेवी चेन थे। लाइट चेन और हेवी चेन आपस में कैसे कनेक्टेड था, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, राइट। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी है। जो भी एंटीबॉडी इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, मतलब उसमें कितने यूनिट होंगे, ओनली सिंगल यूनिट, और उस सिंगल यूनिट वाले एंटीबॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर। मोनो मीन्स सिंगल, मर इज फॉर द यूनिट ऑफ द एंटीबॉडी। द एंटीबॉडी विच फॉलोज दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज मोनोमर। अगर वहीं पे बात करें, एक एंटीबॉडी होगी जिसमें दो ऐसी यूनिट होगी, सेम यूनिट, एक यूनिट ऐसे क्या होगी, मान ली ये यूनिट किसका है, नीचे है, ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, ये दूसरी यूनिट हुई, और ये जो है आपस में कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ चैन, जिसको हम लोग बोलते हैं जे चैन, राइट फ्रेंड्स। तो इसमें कितने यूनिट हैं, 2 यूनिट प्रेजेंट हैं। तो ऐसे एंटीबॉडी जिसमें कितना, दो यूनिट होगा, दैट इज कॉल्ड एज डाइमर। क्या बोलते हैं उसको, डाइमर। डाई इज फॉर 2, अगेन मर इज फॉर द यूनिट ऑफ द एंटीबॉडी। 2 यूनिट होंगे, उसको बोलते हैं डाइमर। अब हमारे पास एंटीबॉडी कितने तरह के थे, हमारे पास में 5 एंटीबॉडी थे। वो कौन कौन से एंटीबॉडी थे, एक तो था आपका IgA, IgG, IgM
IgD, IgE, ये 5 एंटीबॉडी थे हम लोगों के पास में। तो फ्रेंड्स अब इनमें से कौन सी एंटीबॉडी इन स्ट्रक्चर को फॉलो करती है? अगर बात करें IgA की, तो IgA इज़ द ओनली एंटीबॉडी विच इज़ डाइमर। क्या है ये? डाइमर है। IgA इज़ द ओनली एंटीबॉडी विच इज़ डाइमर, राइट। और अगर बात करें IgM की, IgM को हमने बोला था कि ये क्या है? मिलोनियर्स एंटीबॉडी है। ये बहुत ज़्यादा हेवी होती है। हेवी क्यों होती है अभी हम बात कर लेंगे उसमें। तो हेवी इसलिए होती है, जो ये यूनिट होते हैं इस तरह के, इसमें कितने यूनिट होते हैं? 5 यूनिट होते हैं। कितने यूनिट होते हैं? 5 यूनिट। और इस 5 यूनिट के होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे? पेंटामर। व्हाट इट इज़ कॉल्ड? पेंटामर। वाई? बिकॉज पेंटा इज़ फॉर 5, mer is for the unit of the antibody. How many units are present in IgM? That is 5 unit known as pentamer, right? तो पेंटामर कैसे होगा? एक यूनिट यहाँ हो गई, दूसरी यूनिट यहाँ हो गई, तीसरी यूनिट उसकी ऐसे इधर होगी प्रेजेंट, ये फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होगी, तीसरी इधर हो गई, एक यूनिट इधर प्रेजेंट हो सकती है, राइट। 4 यूनिट हो गई, एक और यूनिट बना देते हैं यहाँ पे, ये कितनी हो गई? 5 यूनिट इस तरह से कनेक्टेड होगी और इसको बोलेंगे पेंटामर, राइट फ्रेंड्स। तो IgA हो गई डाइमर। IgA is the only antibody which is dimer and IgM is the only antibody which is pentamer and बाकी जो बचे हैं IgG, कौन से बचे हैं? IgG, IgD and IgE, वो क्या होते हैं? ये होते हैं मोनोमर। वो क्या होते हैं? मोनोमर। मोनोमर का मतलब क्या है? दिस सिंगल यूनिट इज मोनोमर। तो ये मोनोमर वाले एक यूनिट सिर्फ उसमें था जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? मोनोमर। और मोनोमर में कौन कौन से एंटीबॉडी आ जाएंगे? तो मोनोमर में एक तो आपका आ जाएगा IgG, IgD एंड IgE, राइट। तो अब जो एंटीबॉडी कितने तरह का हो गया? एक तो मोनोमर हो गया, दूसरा आपका डाइमर हो गया और तीसरा पेंटामर हो जाता है। उसके बीच में नहीं आता है कि ट्राइमर या टेट्रामर, ऐसा नहीं होता एंटीबॉडी के साथ में। ये या तो मोनोमर होगा या डाइमर होगा या पेंटामर होगा। मोनोमर हैज़ ओनली सिंगल यूनिट एंड द एंटीबॉडी विच फॉलोज दिस स्ट्रक्चर इज IgG, IgD एंड IgE। अब वहीं पे बात करें IgM की, दिस वन इज द पेंटामर, रेस्ट एंड IgA इज इन फॉर्म ऑफ डाइमर। ये बात हो गई। अगर आपको अब यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी पूछ लिया कि आपको क्या करना है? IgA का डायग्राम बनाना है। तो IgA का डायग्राम कैसे बनाना है? एक तो IgA का डायग्राम कैसे बनाना है? एक तो आपको IgA पहले देखना होगा कि क्या है, ये मोनोमर है या डाइमर है या पेंटामर है। तो फ्रेंड्स IgA क्या होता है? ये होता है आपका डाइमर, जो मैंने यहाँ बनाया। IgA क्या है? डाइमर। तो एक यूनिट ऊपर बनाया, दूसरा यूनिट नीचे बना दिया। एक वो कनेक्टेड होता है J चैन से, एक ये, और एक इधर होती है, ये पार्ट होती है इसकी, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्रेटरी यूनिट। क्या होता है? सेक्रेटरी यूनिट। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका? IgA का। अगर वहीं पे बात किया कि आपको किसका बनाना है? IgM का बनाना है, तो ऐसे कितने यूनिट बनाएंगे हम लोग? ऐसे 5 यूनिट कनेक्ट कर देंगे। ऐसे कितने यूनिट कनेक्ट कर देंगे? जो हमने अभी बनाया था, राइट। 3, 4, 1, 5 यूनिट। ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? IgM का। अगर वहीं पे IgG, IgD एंड IgE का आएगा स्ट्रक्चर, तो हम जो नॉर्मल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़े हैं वो ऐसे बना देंगे। तो ये आपका हो जाएगा मोनोमर, डाइमर और पेंटामर ऑफ एंटीबॉडी। ये क्या हो गया इसका? अब आगे देखिए, इम्यूनोग्लोबिन डोमेन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इम्यूनोग्लोबिन का डोमेन, वी विल टॉक अबाउट द इम्यूनोग्लोबिन डोमेन। कि डोमेन क्या होता है इसकी बात करते हैं। ओके, इस इम्यूनोग्लोबिन का डोमेन की बात करने से पहले एक हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो हमने बताया था, इसमें एक तो लाइट चेन होता है एंटीबॉडी में, और दूसरा क्या होता है? हेवी चेन होता है। हेवी चेन, तो आपका जो हेवी चेन है अलग अलग एंटीबॉडी में ये अलग अलग टाइप का होता है। क्या होता है? अलग अलग टाइप का होता है। तो अगर हम बात करेंगे
यहाँ इम्यूनोग्लोबुलिन्स को ले लेते हैं, मतलब एंटीबॉडी को ले लेते हैं, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ हेवी चेन कि कौन सा हेवी चेन प्रेजेंट है। तो अगर बात करेंगे हम आईजीजी की, तो इसमें जो हेवी चेन होता है वो क्या होता है, गामा। उसका क्या नाम दिया है, गामा हेवी चेन या जी, राइट, इसलिए आईजीजी नाम दिया है। और वहीं पे आईजीएम की अगर बात करें, आईजीएम में होता है आपका म्यू या एम, ओके। अगर वहीं पे बात करेंगे आईजीए की, तो आईजीए होता है आपका अल्फा। इसमें कौन सा टाइप का है, हेवी चेन, अल्फा ए। और वहीं पे बात करें आईजीडी की, तो ये इसमें जो है आपका कौन सा हेवी चेन है, डेल्टा, DELTA, डेल्टा, आईजीडी। और वहीं पे बात करें आईजीई की, तो ये क्या होती है, इसमें एप्सिलॉन, ओके, आईजीई, एप्सिलॉन को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, आईजीई। अब एक चीज़ और देख लीजिए, जो आईजीए एंटीबॉडी होती है ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है मदर्स मिल्क में, मदर्स मिल्क, या इसकी अमाउंट सबसे ज़्यादा कब प्रेजेंट होती है, जब बेबी का डिलीवरी होता है फर्स्ट टाइम, और जब मिल्क का प्रोडक्शन होता है फर्स्ट टाइम, तो उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, मदर्स फर्स्ट मिल्क इज नोन एज कोलेस्ट्रम, एंड दिस कोलेस्ट्रम इज रिच इन आईजीए एंटीबॉडी, राइट, आईजीए एंटीबॉडी। इसलिए कहते हैं कि डिलीवरी के बाद जो है बेबी को जो है एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट मिल्क पे फीड कराना चाहिए, ताकि वो आईजीए एंटीबॉडी आ सके। अगर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अगर डिलीवरी डॉक्टर्स के द्वारा होती है, सिजेरियन होती है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो उस टाइम पे क्या होती है कि बेबी जो है तुरंत जो है ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता है। कभी कभी जब बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता है, और फिर बाद में उसको क्या करते हैं, आईजीए का इंजेक्शन देते हैं, आईजीए एंटीबॉडी का इंजेक्शन देते हैं, ताकि इम्यूनिटी बच्चे में आ सके, राइट। दिस इज अबाउट द आईजीए एंटीबॉडी। और वहीं पे आईजीजी एंटीबॉडी की बात करें, तो आईजीजी कैन क्रॉस प्लेसेंटा, किसको, कैन क्रॉस प्लेसेंटा, चलिए थोड़ा और अच्छे से बात करते हैं ना। आईजीए की बात कर ली, और आईजीजी की बात करें अगर, आईजीजी दिस कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ओके। और अगर इम्यून सिस्टम की बात करें, तो हम अगर इम्यून सिस्टम की बात करें, अगर कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में आता है, फर्स्ट टाइम एंटीजन हमारे बॉडी में आया, अगर इधर एंटीबॉडी लेंगे और इधर टाइम के हिसाब से क्या होता है, एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होता है, तो कुछ इस तरह से, तो और बनाते अच्छे से, देखिए ये क्या है, ये मैंने बनाया एंटीबॉडी का प्रोडक्शन जब कोई भी एंटीजन आता है। जब फर्स्ट टाइम कोई भी एंटीजन बॉडी में आता है, तो उस टाइम पे क्या है, एंटीबॉडी बनती है, और वो एंटीबॉडी बनती है कौन से टाइप का, आईजीएम टाइप का, आईजीएम टाइप का एंटीबॉडी कब बनता है, जब एक्यूट केस होता है। एक्यूट केस मीन्स व्हेन देयर इज फर्स्ट टाइम अटैक ऑफ द एंटीजन। अगर वही एंटीजन फिर से दोबारा अटैक होता है, वही एंटीजन फिर से दोबारा बॉडी को अटैक करता है, तो सेकेंड अटैक में ऑफ एंटीजन कौन से टाइप का एंटीबॉडी बनेगा, आईजीएम टाइप का एंटीबॉडी बनता है। आईजीएम एंटीबॉडी बनता है क्रोनिक केस में, कह सकते हैं, मतलब सेकेंड टाइम अटैक पे। अब यहाँ पे मैंने जो ग्राफ बनाया है, यहाँ पे एंटीबॉडी का अमाउंट कम है, और यहाँ पे एंटीबॉडी का अमाउंट मैंने बहुत ज़्यादा बनाया है। मतलब स्टार्टिंग में जो है अटैक होती है, जब किसी भी एंटीजन का जब एंटीबॉडी बनती है आईजीएम टाइप का, तो वो कम बनती है, और वो जब सेकेंड टाइम अटैक होता है तो बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बनती है, मतलब और रैपिड बनती है, ताकि उस एंटीजन के अगेंस्ट में वर्क कर सके और हमारी बॉडी हमें प्रिवेंट कर सके, राइट। तो ये जो है मैंने बताया किसके बारे में, आईजीजी के बारे में और आईजीएम के बारे में। वहीं पे अगर आईजीडी की बात करें,
तो IgD होता है सरफेस एंटीजन, सरफेस एंटीबॉडी, इट इज़ द सरफेस एंटीबॉडी, किस पे, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होती है और रिकॉग्नाइज करती है। IgD हो गई। और IgE की बात करें तो IgE एंटीबॉडी मेनली बनती है एलर्जिक कंडीशन में, एलर्जिक रिएक्शन के रिस्पॉन्स में। तो ये हमने आपको इम्यूनोग्लोबिन जो है अलग अलग एंटीबॉडी के बारे में बता दिया, हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली। अब बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन डोमेन्स की। किसकी? इम्यूनोग्लोबिन डोमेन्स। ये मैंने इम्यूनोग्लोबिन का डोमेन का स्ट्रक्चर बनाया है। तो इम्यूनोग्लोबिन डोमेन क्या होता है फ्रेंड्स? जब मैंने आपको एंटीबॉडी का यानी इम्यूनोग्लोबिन का डायग्राम बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था, तो मैंने नॉर्मली बनाया था आपको ऐसे, राइट, ऐसे ही तो बनाया था। लेकिन क्या होता है कि ये ऐसे नहीं होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो बीच बीच में क्या होता है, फोल्डेड होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये फोल्डेड है, तो दिस फोल्डेड स्ट्रक्चर इज नोन एज इम्यूनोग्लोबिन डोमेन। व्हाट इज इम्यूनोग्लोबिन डोमेन? दैट immunoglobulins are folded, right? These are folded to form variable. These are immunoglobulin domains are the folded structure present in immunoglobulin. ओके, क्या है ये? फोल्डेड स्ट्रक्चर है। किसमें प्रेजेंट होते हैं? आपके एंटीबॉडी में होती है। तो देखिए अब बात करते हैं कि जो डोमेन है, कितने तरह का डोमेन होता है। तो उसको समझने के लिए बहुत ही अच्छा मतलब ये है, एक तो आपको पता होगा कि ये जो है आपका ऊपर में क्या होता है, वेरिएबल रीजन होता है, वेरिएबल रीजन होता है, वेरिएबल रीजन। और नीचे जो है, उसके नीचे ये जो है पार्ट, अगर हम बात करें ऐसे, तो ये क्या है, ऊपर में ये वेरिएबल रीजन था, उसके नीचे ये वाली पार्ट क्या होती है, कांस्टेंट रीजन होती है, कांस्टेंट रीजन होती है, कांस्टेंट रीजन होती है। तो कुछ डोमेन किस में होगा, जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, कुछ वेरिएबल रीजन में होगा, कुछ कांस्टेंट रीजन में होगा। और जैसे अगर वेरिएबल रीजन की बात करें, अगर वेरिएबल रीजन की बात करें तो हम लोग इसको नाम दे सकते हैं क्या, VH। क्या नाम दे सकते हैं? VH। मतलब ये वेरिएबल रीजन में प्रेजेंट है, और ये वेरिएबल रीजन के कौन से इसमें पार्ट में, हेवी चेन वाले पार्ट में। ये आपका हेवी चेन था, जो पूरा वाला स्ट्रक्चर है ये हेवी चेन है, और ये लाइट चेन है। तो दिस वन इज द लाइट चेन, एंड दिस वन इज द हेवी चेन। तो this was present on the variable region, in the variable region of heavy chain, so the domain is named as VH। अब बाकी सारे कांस्टेंट रीजन में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? कांस्टेंट रीजन में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? CH। मतलब कांस्टेंट रीजन में कौन सा है डोमेन प्रेजेंट है? तो ये पहला डोमेन है CH1, ये कौन सा होगा? CH2, ये कौन सा होगा? CH3। ओके, तो दिस इज CH1, CH2 एंड CH3। तो ये हो गया वेरिएबल रीजन का डोमेन। अब अगर यहाँ पे लाइट चेन की बात करें, तो लाइट चेन में एक तो ये डोमेन प्रेजेंट है, तो दिस वन इज द LH। लाइट चेन, सॉरी, ये क्या है? वेरिएबल रीजन में प्रेजेंट है, वेरिएबल रीजन का लाइट चेन में प्रेजेंट है, तो VL। ये VL हो गया, ये VH हो गया। मतलब हेवी चेन का है वेरिएबल रीजन में तो VH, और हेवी लाइट चेन का वेरिएबल रीजन में प्रेजेंट है तो VL, और बाकी CH1, CH2, CH3। उसी तरह से ये भी हो जाएगा आपका क्या, ये आपका हेवी चेन में है वेरिएबल रीजन में तो VH, बाकी सारे CH1, CH2 एंड CH3। और ये आपका लाइट चेन में है वेरिएबल रीजन में, तो इसका VL, एंड ये आपका कांस्टेंट रीजन में है, तो इसको क्या नाम देंगे? CH1। इसको क्या नाम देंगे? सॉरी, यहाँ पे और बात कर लेते हैं। ये कांस्टेंट रीजन में है, और कांस्टेंट रीजन का किस में है? लाइट चेन में, तो CL। इसको भी नाम देंगे CL। ओके, ये जो है इसका नोमेनक्लेचर हो गया, मतलब इम्यूनोग्लोबिन डोमेन्स का। अब बात करते हैं कि अगर इसको लिखें
तो हमने क्या देखा कि दो चेन था, एक तो हेवी चेन, हेवी चेन में कितना डोमेन प्रेजेंट है? हेवी चेन में 4 डोमेन प्रेजेंट है। क्या? 4 डोमेन। और उस 4 डोमेन में एक तो आपका वेरिएबल रीजन में है, 1 इन वेरिएबल रीजन, और बाकी 3 किस में है? 3 इन द कांस्टेंट रीजन। अब वहीं पे लाइट चेन की बात करें, अगर लाइट चेन की बात करें तो लाइट चेन में कितना डोमेन प्रेजेंट है? 2 डोमेन प्रेजेंट है, 2 डोमेन। और उस डोमेन का नाम क्या है? एक डोमेन तो आपका वेरिएबल रीजन में है, 1 इन वेरिएबल रीजन और 1 इन कांस्टेंट रीजन, राइट। अब फ्रेंड्स इसमें और कुछ चीज़ देख लेते हैं कि जो वेरिएबल रीजन में जो डोमेन प्रेजेंट होते हैं, ये किसका काम करता है? ये एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाता है। क्या बनाता है? एंटीजन बाइंडिंग साइट। मतलब कोई भी एंटीजन आएगा तो वो किससे बाइंड करेगा? आपके वेरिएबल रीजन के डोमेन के साथ में बाइंड करेगा। ओके, तो इस पार्ट में आपका, यहाँ से ऊपर वाले पार्ट में क्या? आपका एंटीजन बाइंड होगा। और वहीं पे कांस्टेंट रीजन की बात करें तो CH, जो कांस्टेंट रीजन की बात करें तो ये कांस्टेंट रीजन में आपका जो CH2 है ये पार्ट लेता है किसमें? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में। इसको एक्टिवेट करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। और ये CH3 है, यहाँ पे मोनोसाइट का एडेशन होता है। किसका? मोनोसाइट एडेशन। एक चीज रह गई CH1 और CH2 के बीच में, तो ये CH1 और CH2 आपस में कनेक्टेड होती है और इस कनेक्शन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट। हिंज, नॉट जॉइंट, इट इज हिंज रीजन। CH1 and CH2 forms the hinge region. So this is about the domain. इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि जो हमने कांस्टेंट रीजन में देखा कौन कौन से डोमेन है? CH1, CH2, CH3। अगर बात करें हम IgM एंटीबॉडी की एंड IgE एंटीबॉडी की, तो उसमें एक एक्स्ट्रा डोमेन प्रेजेंट होता है। इसके नीचे एक एक्स्ट्रा डोमेन CH4 प्रेजेंट होता है। कौन सा? CH4 डोमेन इज प्रेजेंट। CH4 डोमेन इज प्रेजेंट इन कांस्टेंट रीजन ऑफ ऑफ द हेवी चेन। इसमें हेवी चेन के कांस्टेंट रीजन में एक एक्स्ट्रा डोमेन CH4 प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ IgM एंड IgE, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्यूनोग्लोबिन डोमेन। हमने अब तक बात कर ली टोटल एंटीबॉडी के बारे में कि एंटीबॉडी क्या करती है? एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनती है। 5 तरह के एंटीबॉडीज होते हैं। अब बात करते हैं डोमेन्स क्या होते हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होती है वो क्या होती है? आपस में फोल्डेड होती है और उस फोल्डेड रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन्स बोलते हैं। और ये डोमेन कितने तरह का है? आपका वेरिएबल रीजन में होगा और कांस्टेंट रीजन में होगा। अगर वेरिएबल रीजन में होगा हेवी चेन का तो VH1, लाइट चेन का VL नाम देंगे। और अगर कांस्टेंट रीजन की बात करें CH1, CH2, CH3 ये होगा। और लाइट चेन में कांस्टेंट रीजन पे CL नाम देते हैं। ओके, तो ये इसका इम्यूनोग्लोबिन डोमेन है। अगर वहीं पे बात करें IgM और IgE की, तो उसके कांस्टेंट रीजन में हेवी चेन में क्या होता है? एक एक्स्ट्रा डोमेन होता है CH4, राइट। अब वेरिएबल रीजन की जो डोमेन होती है वो किसके लिए काम करती है? क्या बनाती है? एंटीजन बाइंडिंग साइट, जहाँ पे एंटीजन आकर के बाइंड करता है। और CH1 और CH2 डोमेन के बीच में हिंज रीजन होती है जो दोनों को कनेक्ट करती है। CH2 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जाती है और मतलब एक्ट करती है। और CH3 किसमें? मोनोसाइट एडेशन में हेल्प करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंटीबॉडीज। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द होल टॉपिक। थैंक यू।